जवाहर नवोदय विद्यालय तिक्रम कैथल के छात्र छात्राएं आपके समक्ष युवा संसद पेश करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे स्कूल की युवा संसद। सभी सभासदों, सभापति महोदया, Sit down, please. माननीय सभासदों, सदन की शुरुआत के प्रथम विषय के रूप में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे। श्री साई जो हरियाणा के हिसार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे। यस मिस्टर साई। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? इन इंग्लिश प्लीज। I, Sahib, having been elected of member House of Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. दूसरी परमजीत जो हरियाणा के कैथल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी। यस मिस परमजीत। आप शपथ ग्रहण करेंगी या शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी में। जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। क्योंकि आज शब्द 3 माह बाद मिल रहे हैं, तो मेरा यह दुख कर्तव्य है कि मैं आपको श्री अविनाश कुमार के निधन के बारे में सूचित कर रही हूँ। श्री अविनाश कुमार एक सक्रिय सांसद और प्रभावी वक्ता रहे हैं। उन्होंने संसद के कार्य में सदैव रुचि रखी है। निर्धनों के उत्थान के लिए उन्होंने सदैव कार्य किए हैं। उनका निधन 45 वर्ष की आयु में 15 जनवरी 2022 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। मैं श्रीमान अविनाश कुमार जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनके प्रभावी व्यक्तित्व से सभी में संचार की भावना उत्पन्न होती है। मैं एक बार फिर से श्रीमान अविनाश कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आप व सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। श्रीमान अविनाश कुमार हमारी कार्यकारिणी के एक अहम सदस्य थे। उनके न रहने से निश्चय ही हमने एक कुशल राजनीतिक और सामाजिक नेता खोया है। मैं एक बार फिर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए मौन खड़े होंगे।
Sit down, please. महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। यस मैडम। प्रधानमंत्री अब आप नए मंत्रियों से परिचय करवाएंगे। श्रीमान मोदी खेल मंत्री, सुश्री प्रीति ग्रामीण विकास मंत्री। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री राजेंद्र कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि कोविड-19 के कठिन दौर में जब विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहे, तब सरकार ने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए? Yes, Minister of Education, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय एवं सम्मानित साथी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य के लिए शिक्षण के नए आयामों पर काम किया है। हमारी सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आदि के माध्यम से बच्चों के घर को ही कक्षा कक्ष में तब्दील कर दिया है। जब बच्चों के पास मोबाइल या लैपटॉप है ही नहीं, तो सरकार ने उनके शिक्षण के लिए क्या किया? बताइए मंत्री जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। Yes, Minister of Education, please. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने देश के दूर-दराज इलाकों में रह रहे विद्यार्थियों एवं निर्धन बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई है। जब टीचर ही सामने नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या आपको पता है बच्चों को कितना नुकसान हुआ है? क्या आप इसकी भरपाई कर सकते हैं? बोलिए। बताइए मंत्री जी, बताइए। बोलिए, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। Silence, please. Please sit down. Yes, Minister of Education, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने टेलीविजन के माध्यम से स्वयंप्रभा चैनल पर विद्यार्थियों की कई कक्षाएं लगवाई हैं एवं हिप्पा ऐप, इग्नू ऐप, अवसर ऐप, दीक्षा ऐप और ई शोध सिंधु, ई पाठशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाया है। हमने एक क्लास को कई बार टेलीकास्ट किया है। मेरा माननीय साथी से निवेदन है कि वे सरकार में कमियां ढूंढने की बजाय कभी-कभी टेलीविजन भी देख लिया करें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 101 श्री साहिल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब बच्चे घर पर अध्ययन कर रहे हैं तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए? Yes, Minister of Education, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित एवं माननीय साथी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने मनोदर्पण अभियान चलाकर अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निवारण किया है। इस बात से भी अवगत कराना चाहती हूँ कि यह अभियान डॉक्टर जितेंद्र नागपाल की देखरेख में चलाया जा रहा है। क्वेश्चन 101 सुश्री हिमांशी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या कोरोना केवल स्कूलों में ही आता है? प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी जनसभाओं में टूट बांट जाता है। स्कूलों को बंद रखना, बड़ी बड़ी जनसभाएं करना कहाँ तक उचित है? क्या ये बताएंगे? यस मिनिस्टर प्लीज। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय एवं सम्मानित साथी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने यह प्रश्न प्रधानमंत्री जी से किया है तो इसका उत्तर भी वही दे। यस प्राइम मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सदस्य के माध्यम से पूरे सदन को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने शिक्षा के विषय पर जो चिंता व्यक्त की है वह राष्ट्र के हित में है। शिक्षा हमारे देश का बहुमूल्य स्तंभ है।
और विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का चुनावी भाषण सुनने नहीं आए हैं। कृपया हमारे प्रश्न का सटीक उत्तर दें। प्रधानमंत्री जी कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहे हैं। कृपया धैर्य रखिए, पूरा उत्तर सुनिए और फिर बोलिए। झूठ को धैर्य से नहीं सुना जाता अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए, सिर्फ सच बोलिए। Please sit down. Yes, Prime Minister. अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी साथियों का इस तरह सभा की कार्यवाही में बाधा डालना राष्ट्र के हित में नहीं है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनने का धैर्य एवं साहस भी रखिए। महोदय, अब मैं प्रश्न के उत्तर पर आती हूँ। इस प्रश्न में चुनावी और शिक्षा दोनों को एक ही तराजू में तोला गया है। शिक्षण निरंतर एवं पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है। महामारी के चलते हुए वर्ष में 2-3 माह के लिए जो विद्यालय बंद हुए हैं, उनके नुकसान की भरपाई हम बचे हुए माह में कर सकते हैं, परंतु जो चुनावी प्रक्रिया है वो सिर्फ वर्ष में 2-3 माह के लिए ही होती है। यदि इसे रोक दिया जाए तो राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। नई सरकार का गठन देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन सर्वोपरि है और शिक्षा दूसरे नंबर पर। जान है तो जहान है। चुनावी लोकसभाओं में आने वाले लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है और कुछ बच्चों को अभी तक कोविड की वैक्सीन नहीं लगी है, इसीलिए स्कूल बंद है। अब मुझे कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आओ ऐसा देश बनाए, आओ ऐसा देश बनाए, सब में नई चेतना जगाए, कदम से कदम मिलाए, कदम से कदम मिलाए, समानता का भाव जगाए, मिलकर अपना फर्ज निभाए, शिक्षा का हम पर्व मनाए, मिलकर अपना फर्ज निभाए, शिक्षा का हम पर्व मनाए, गरीबी को हम दूर भगाए, भारत को हम स्वच्छ बनाए, गरीबी को हम दूर भगाए, भारत को हम स्वच्छ बनाए, राष्ट्र स्तर ऊंचा उठाए, आओ ऐसा देश बनाए, आओ ऐसा देश बनाए, आओ ऐसा देश प्रश्न संख्या 102 सुश्री पायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि भारत में रक्षा उपकरणों को रक्षा बजट को देखते हुए बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, जबकि सरकार मेक इन इंडिया का नारा देती है और विदेशों से उपकरण मंगवाती है। तो क्यों न इन उपकरणों को हमारे ही देश में बनाया जाए। Yes, Defense Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों में जैसे DRDO, ITR चांदपुर व उड़ीसा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आदि के वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बहुमूल्य रक्षा उपकरण बनाए गए हैं, जिनकी लागत अन्य देश की तुलना में बहुत ही कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वे कौन से उपकरण हैं जिनकी मंत्री जी बात कर रहे हैं। Yes, Defense Minister, please. अध्यक्ष महोदय, यह उपकरण है आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, स्तर से हवा में मिसाइल प्रणाली आकाश, युद्धक टैंक अर्जुन, T-90, T-70 टैंक्स, INS कलारी, INS खांदेरी आदि का उत्पादन भारत की इसी जमीन पर किया गया है, जिसका प्रयोग भारत के सशस्त्र बलों द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 103 सुश्री हिमांशी।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जहाँ संपूर्ण विश्व 2 महायुद्धों को झेल चुका है, वहाँ यूरोप में तीसरे महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को भारत सरकार किस प्रकार देखती है? Yes, foreign minister please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात के लिए अवगत कराना चाहती हूँ कि 1914 से वर्तमान तक हुए 2 महायुद्धों में भारत प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार नहीं रहा। हमारी नीति पूरे विश्व को परिवार मानने की रही है। हम हमेशा से ही शांति और सद्भाव के पक्षधर रहे हैं। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली भूमि भारत की है। हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल बातचीत के माध्यम से निकालने के पक्षधर हैं। तो क्या भारत किसी गुट का सदस्य नहीं रहेगा? Yes, foreign minister please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ और इसे रिकॉर्ड में भी लाया जाए कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य रहा है। भविष्य में किसी भी गुट का सदस्य बनना नहीं चाहेगा। ऐसे गुट का तो बिल्कुल भी नहीं जो पूरी मानवता के लिए विनाश हो। प्रश्न संख्या 104 मिस्टर अनुज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत में महिला और बच्चों के कुपोषण की क्या स्थिति है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। दूसरा, उनके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है। Yes, मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है। इस मुद्दे को हल करने के लिए सकारात्मक प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों के लिए काम किया है। भारत में लगातार मृत्यु दर क्यों बढ़ता जा रहा है? छत्तीसगढ़ विशेष रूप से कुपोषण से प्रभावित राज्य है। सरकार वहाँ क्या कर रही है? जवाब दीजिए, सरकार वहाँ क्या कर रही है? क्या सरकार को नजर नहीं आता है? जवाब दीजिए सरकार आपका जवाब क्या होगा? Yes, silence please. Silence please. Please sit down. Yes, minister please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी की भावनाओं की कद्र करती हूँ। देश में वर्ष 2020 से 21, 19 से 20, 18 से 19 और 17 से 18 के कुपोषण के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि कुपोषितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी शायद सदन को आंकड़ों में उलझा रहे हैं, जबकि कुपोषण भारत में अब भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है और सरकार चैन की नींद सो रही है। Yes, minister please. अध्यक्ष महोदय, सरकार माननीय सदस्य के आरोपों का खंडन करती है और ये बताना चाहती है कि पोषण सहायता कार्यक्रम, आहार विविधता कार्यक्रम बड़ी ही पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ चलाया जा रहा है। आहार विविधता कार्यक्रम आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका के विकास का कार्य भी शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 105 मिस्टर राहुल। अब प्रश्न काल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री राजवेंद्र कौर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के इस कम अनुपात के लिए सरकार का कोई कदम उठा रही है। दूसरा, महिलाओं का बराबरी का स्थान दिलाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।
Yes, Social Welfare Minister, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने कई फैसले उठाए। नंबर 1, भ्रूण परीक्षण करने वाला प्रयोगशाला का रजिस्ट्रेशन करवाना अत्यंत अनिवार्य है। कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 2, हमने इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी शुरू किया। Yes, supplementary question, Mr. Abhinav, please. क्या सरकार महिलाओं की उच्च शिक्षा मुफ्त में देने पर विचार कर रही है? Yes, Minister, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार महिलाओं को मुफ्त उच्च शिक्षा पर भी विचार कर रही है ताकि वे आत्मनिर्भर रह सके। हमें यह कहते हुए खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे समाज के विकास में महिलाएं अपनी भूमिका अदा कर रही है। Yes, Mr. Sonu, please. हमारे देश में आज भी कितनी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित की जाती है, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जो जाकर पढ़ भी नहीं पाती। सरकार इनके लिए क्या कदम उठा रही है? Yes, Social Welfare Minister, please. अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विपक्षी साथियों की भावनाओं की कदर करता हूँ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं को अत्याचार करने वाले व उनको प्रताड़ित करने वाले व उनके बने कानूनों को हनन करने वालों के साथ निर्देश दे रखा है। हमारी सरकार तो यंत्र नारी पूजते रमनते तंत्र देवता के सिद्धांत पर चल रही है। प्रश्न संख्या 106, सुश्री पायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कानून मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित केसों की संख्या कितनी है? दूसरा, इनमें से अकेले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित केसों की संख्या कितनी है? तीसरा, क्या सरकार वर्षों से पड़े केसों का निपटारा करने के लिए कोई उपाय कर भी रही है? Yes, Minister, please. माननीय महोदय, मैं अपने माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहता हूं कि देश में करीब 3 करोड़ से ज्यादा केसें लंबित हैं। इन केसों में से करीब 6 लाख मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हमारी सरकार उपाय के रूप में खाली न्यायाधीशों के पदों पर नए न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार कर रही है। क्वेश्चन 106, मिस्टर साहिल। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय कानून मंत्री हमें यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े मुकदमों का अवधि अनुसार विभाजन क्या है? मिनिस्टर, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 10,000 केस 10 साल से ज्यादा लंबित हैं। करीब इतने ही केसें 5 साल से ज्यादा लंबित हैं। करीब 8,000 केसें 5 से 10 साल तक पुराने हैं। करीब बचे हुए केसें 3 साल से कम पुराने हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर स्थिति है। कहा भी गया है, जस्टिस डिले इनजस्टिस न्याय। अगर न्याय देरी से मिले तो उसका मिलना या ना मिलना एक जैसी ही बात है। सरकार का एक कदम स्वागत योग्य है कि सरकार न्यायाधीशों के खाली पड़े स्थानों को भरने पर विचार करे, लेकिन क्या यह उपाय काफी है? सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। Yes, Minister, please. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से हमारी सरकार भी इत्तेफाक रखती है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की प्रथा पर हमारी सरकार भी काम करती है। ये खेद का प्रश्न है कि 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 10 जज हैं। वहीं विकसित देशों में इतने ही आबादी के लिए
सिर्फ सो जाए। मैं बताना चाहता हूं कि अगले स्तर की बैठक पर हमारी सरकार खाली पदों पर नए विधेयक रखने पर विचार कर रही है। लंबित केसों के बढ़ने का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी का आना भी है। कोविड-19 महामारी के आने से लंबित केसों की मात्रा बढ़ गई। प्रश्न संख्या 107 सुश्री पूनम। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जनधन योजना के तहत देश में कुल कितने खाते खुले हैं? इस योजना में कुल कितनी राशि जमा है? यस, फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदया, पहला, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक के कुल 14 करोड़ 87 लाख खाते खुल चुके हैं। यह आज तक का रिकॉर्ड है। किसी भी अकाउंट में आज तक के इतने खाते कभी नहीं खुले हैं। यह गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड के रूप में भी प्रस्तुत है। दूसरा, इस योजना के तहत कुल 19,990.52 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। जनधन योजना में अभी तक जितने भी खाते खुले हैं उनमें से अधिकतर खातों में लोगों ने दोबारा पैसा नहीं डाला है। ये योजना तो ऐसी लगती है जैसे यह ठन-ठन योजना बन गई हो। महोदया, सरकार द्वारा खाते खोलने की बजाय लोगों को कुछ काम दे ताकि उन्हें रोजगार मिले, वे कुछ कमा सके और बैंकों में जमा करवा सके। यस, फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। महोदया, मैं विपक्ष से अपील करना चाहूंगी कि सरकार की नवीन योजनाओं के प्रति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रवैया अपनाएं। महोदया, जिन लोगों ने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था, उन्होंने पहली बार बैंक में खाता खोला। हर एक दिन में लाखों खाते खुले। देश के बैंकों में करोड़ों रुपया जमा हुआ। यह इतिहास में कभी हुआ था क्या? मैं अपने साथी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगी कि कोविड-19 के दौरान महिलाओं के खाते में जन धन योजना के तहत 500 रुपए जमा करवाए गए हैं। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। Honorable Minister of Steel and Mines, Mr. Asham, please. I beg to lay on the table a copy of each of the following notification, Hindi and English version, under subsection 1 of section 28 of the Mines and the Minerals Regulation Development Act 1957, the Minerals Transaction in Gazette of India. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाए। श्री नवजीत। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान देश में बढ़ रहे कैंसर की ओर ले जाना चाहूँगा। देश में हर 7वां व्यक्ति आज कैंसर से पीड़ित है। जितने कैंसर के मरीज हैं उतने ही कम अस्पताल एवं डॉक्टर हैं। आज भी एम्स में 80% लोग अपना इलाज करवाने के लिए पहले एम्स में जाते हैं और ऐसे पता नहीं कितने गांव और शहर हैं जहां पे एक भी अस्पताल नहीं है। और एम्स में अगर एम्स या फिर किसी भी अस्पताल में आपको ओपीडी में जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कभी कभी तो 10-10 दिन लग जाते हैं और अगर ऑपरेशन करवाना हो तो 8-10 महीने लग जाते हैं और इतने में कई लोग खुदा को प्यारे हो जाते हैं। मैं चाहूँगा जहाँ पे अस्पताल नहीं है वहाँ पे जल्द से जल्द अस्पताल बनवाया जाए जो कि केवल कैंसर के लिए। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूरे संसद में बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में
शिक्षित डॉक्टरों की संख्या 20% तक बढ़ाई गई है। परंतु मैं खेद के साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या दूध के उफान की तरह बढ़ती ही जा रही है। हमारी सरकार इसके सावधान विचार के नए हॉस्पिटल बनाने के लिए विचार कर रही है। सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होने वाले मेरे भाई, इस गंभीर स्थिति पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। से बढ़ रही है और आप केवल विचार की बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो गरीबों के बारे में सोचिए, गरीब बेचारा कहाँ जाएगा। यस मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरी सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसी वर्ष हर प्रांत में कैंसर का एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा, जिसमें डॉक्टर को उच्च से उच्च शिक्षा दी जाएगी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो विदेश के ट्रेन डॉक्टरों को भी बुलाया जाएगा। और यह भी कोशिश की जाएगी कि वह हॉस्पिटल उस जिले में हो जो जिला उस प्रांत के बीचों बीच हो। To the foreign delegation, Honorable Minister, I have to make an announcement on my own behalf and on behalf of the Minister of House. I have great pleasure to extending our warm welcome to Ms. Tanya and Ms. Tripti and the foreign delegation who are sitting in the special box of the House. माननीय शिक्षा मंत्री विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। स्पीकर मैडम, मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि शिक्षा नीति विधेयक 2022 को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा विधेयक 2022 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहेंगे और जो इसके विपक्ष में है वे ना कहेंगे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। यस मिनिस्टर प्लीज। स्पीकर मैडम, मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि शिक्षा नीति विधेयक 2022 को पुनः स्थापित किया जाए। यह विधेयक शिक्षा नीति में व्यापक सुधार और शिक्षा से संबंधित मामलों पर प्रावधान करने के लिए इस पर विचार करता है। तो मैं यह निवेदन करती हूँ कि शिक्षा नीति विधेयक 2022 को पुनः स्थापित किया जाए। महोदय, हम 21वीं शताब्दी में कब से प्रवेश कर चुके हैं। प्रस्तुत शिक्षा नीति विधेयक हमारे देश की जरूरतों और 21वीं शताब्दी की चुनौतियों पर विचार करता है। इस विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार है। पहले, इस विधेयक के अनुसार हर राज्य के प्रत्येक जिले में 2 नवोदय विद्यालयों को खोला जाए। दूसरा, नवोदय विद्यालयों से 12वीं पास किए गए छात्रों के लिए हर राज्य में एक कॉलेज खोला जाए, जिसमें दाखिला चयन परीक्षा के आधार पर हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय एवं सम्मानित साथी दलगत भावना से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अनुमति चाहती हूँ कि इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव पेश किया जाता है कि शिक्षा नीति में व्यापक सुधार लाने और शिक्षा से संबंधित मामलों में प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। यस मिस करमजीत प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। इस तरह के विधेयक की देश को वर्षों से प्रतीक्षा थी। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था का होना जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विधेयक के प्रस्ताव यदि लागू हो जाएं तो वे देश में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश में वास्तव में अधिक नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। नवोदय विद्यालय पूरे देश में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस
सदन का प्रत्येक सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, इसे पूर्ण समर्थन देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक को अपना समर्थन व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नवोदय विद्यालय में क्या है जो और नवोदय विद्यालय खोलने की मांग की जा रही है और इन बच्चों के लिए कॉलेज खोलने की मांग भी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय तथा सम्मानित साथी को यह बताना चाहूंगी कि भारत में सन 1986 में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। आज देश के हर राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय है। इन नवोदय विद्यालयों में दाखिला चयन परीक्षा के आधार पर होता है और चयन परीक्षा में हर साल 80 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का दाखिला होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर बच्चे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% सीटें आरक्षित हैं तथा लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 22.5% सीटें आरक्षित हैं। असल में इसमें इन विद्यालयों में उन बच्चों का दाखिला होता है जो प्रतिभावान होते हैं। यह विद्यालय आवासीय विद्यालय है। इनमें प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक चीज मुफ्त मिलती है, जैसे भोजन, कपड़े, खेलने का सब सामान। और इन विद्यालयों में बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अध्यक्ष महोदया, अभी मेरे साथी ने बताया कि इसमें सब कुछ बच्चों को मुफ्त मिलता है। अगर ऐसे ही और नवोदय विद्यालय भी खोले गए तो देश की सरकार का खर्चा तो बहुत बढ़ जाएगा। यस, मिस भारती प्लीज। अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय पर खर्च अधिक होता है और अगर और नवोदय विद्यालय खोले गए तो सरकार का बजट व्यय बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन विद्यालयों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर गौर करेंगे तो आपको यह खर्च महसूस भी नहीं होगा। आज भारत के कोने कोने में नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्र ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं। इन्होंने अलग से कभी कोई कोचिंग नहीं ली, फिर भी आज ये सफल हुए हैं। कितने ही विद्यार्थी IAS, IPS, IAS ऑफिसर, IIT इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन चुके हैं, वो भी देश के छोटे से गांव के बच्चे। इसका सारा श्रेय नवोदय विद्यालय को जाता है। अगर ये विद्यालय न खुले होते तो इन ग्रामीण बच्चों को ऊपर उठने का मौका कभी नहीं मिल पाता। अगर आप नवोदय विद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर गौर करेंगे तो आपको इन पर होने वाला खर्च समुद्र में से एक बूंद पानी लेने जैसा लगेगा और वह बूंद जो राष्ट्र का बेहतर निर्माण कर सकती है। यस, मिस्टर अंकित। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कहा गया कि इन विद्यालयों से पास हुए बच्चों के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कॉलेज खोला जाए और उसमें मुफ्त शिक्षा दे। हम भला नवोदय के बच्चों को कब तक मुफ्त शिक्षा देंगे? अध्यक्ष महोदय, जो मैंने तो इनकी बात कर दी अच्छी ना लगी, जो से इन बालका खातर और कॉलेज को ले जाना चाहिए। न्यू मतलब कहीं मेन्यू लागा है अगे कति सरकार ने ठेका ही ले रखा है अपराधी फेरी में बढ़ाने का। साइलेंस प्लीज। यस, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी सम्मानित एवं माननीय साथियों से निवेदन करती हूँ कि वे सरकार के प्रति सकारात्मक सोच रखें और शिक्षा को बढ़ावा दें। मैं बताना चाहती हूँ कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक रूप से गरीब एवं मध्यम परिवारों से होते हैं। अमीर वर्ग के बहुत ही कम बच्चे होते हैं। इनकी 12वीं कक्षा पास होने के बाद जब
पास आर्थिक कमी के कारण वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा सकते, जबकि ये बच्चे बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। अगर इन बच्चों के लिए एक कॉलेज खोला जाए तो यह उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। Yes, Miss Pooja, please. मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि बच्चों को बीच राह में न छोड़ा जाए, उन्हें मंजिल तक पहुँचाया जाए। राष्ट्र के हित में बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रश्न यह है कि शिक्षा विधेयक 2022 शिक्षा नीति में व्यापक सुधार करने और शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए विधेयक पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहेंगे और जो इसके विपक्ष में हैं वे नहीं कहेंगे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रश्न यह है कि शिक्षा विधेयक 2022 शिक्षा नीति में व्यापक सुधार करने और शिक्षा से संबंधित मामलों में प्रावधान करने के लिए विधेयक के खंड 1 के पक्ष में जो है वे हाँ कहेंगे और जो नहीं है वे नहीं कहेंगे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है।